हेलो एंड वेलकम टू ABHIPEDIA पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ आज कवर करवा रही हूँ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन। आई हैव कम अप विद अनदर टॉपिक ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव दैट टुडे इज गोइंग टू लिंक विद समथिंग जिसमें नबार्ड का भी कहीं ना कहीं एक रोल है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ टॉपिक टुडे रिगार्डिंग इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एज वेल एज विजिबल सो आई कैन प्रोसीड। ओके, I think it's all sorted. रितेश एक बार कंफर्म कर दीजिए इफ आई एम ऑडिबल। ओके गाइज, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पोर्शन जहां पर सबको लगता है कि इंग्लिश की बात आती है। थैंक यू। इट्स मोर अबाउट हाउ डू यू express the point and how much knowledge you have gained in terms of the current affairs as well as what is exactly happening in the market. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू इट, हमारा ARD का लाइव कोर्स चल रहा है। गो हेड, एक बार उसको चेकआउट जरूर कीजिए। क्वालिफाइंग है आपके लिए बाकी सब सब्जेक्ट्स, लेकिन ARD, ESI और GA ये तीनों आपके लिए मेरिट बेसिस पर है। तो वाई टू टेक अ रिस्क वेयर यू डोंट इवन नो वेदर योर ARD इज स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट। इन केस आपको लगता है आपकी ARD कंप्लीट नहीं हुई है, वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक श्योर दैट एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर ARD दे प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। वी हैव अ फैकल्टी who is someone who has been teaching in the IAS coaching as well. He's someone who is involved in the UPSC preparations. So there you can vouch for the quality in terms of the ARD there. Agriculture and rural development के अंदर he'll be helping you out and the live classes are going on. तो आप वहाँ पर जाकर अगर आपको लगता है आप ARD पढ़ नहीं पाए हैं तो आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अभी वो लाइव क्लासेस चल रही हैं और साथ ही साथ आपके पास ये ऑप्शन भी आ जाता है कि इस ARD के क्लास के अंदर आपके पास स्टडी नोट्स भी अवेलेबल हैं। PDF जो अपने क्लास में पढ़ रहे हो उसका जो ये PPT होती है उसका डाउनलोडेबल भी अवेलेबल है, प्लस क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो उसमें भी कवर करवा रहे हैं। दीज लाइव कोर्सेज आर नॉट ओनली फॉर फेज 1 बट ऑल्सो फॉर फेज 2। दैट मीन्स ARD के लिए आपको एक बार मेहनत करनी है विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर फेज 1 बट ऑल्सो अ विन-विन सिचुएशन मूविंग ऑन टूवर्ड्स फेज 2। अलॉन्ग विद दिस हमारी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, हमारे स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं। गुड आफ्टरनून। देन हमारे पास आ जाता है कंप्लीट कोर्स, हमारा इस टाइम चल रहा है फेज 1 का। उसके अलावा वी हैव अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 एज वेल। हमारी कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 इज बेसिकली रेलेवेंट बिकॉज आपको पता है कि इस बार पैटर्न बदल गया, तो वाई टू टेक अ रिस्क एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंप्लीट टेस्ट सीरीज। एक बार चेकआउट की जा सकती है कि इस कंप्लीट टेस्ट सीरीज के अंदर आपके पास वो सारे अराउंड जो आपकी फेज 1 की है उसमें आपको रफली 20 अबव टेस्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ताकि आप अपनी नबार्ड ग्रेड ए की प्रिपरेशन को उतना स्ट्रेंथन अप कर सकें। Ritesh, then you need to look forward to what is the difference between EPFO and Nabard. Shall you go forward towards Nabard or not? That is the first question that comes in the mind. So I'm going to let you know there are certain things which are there in EPFO but is common with Nabard. That means if you are preparing for EPFO, you can still look forward to Nabard. So there are certain common things which are going to be helpful and there are certain things which you need to do specifically for Nabard, because every time you're preparing for a specific exam, it is wrong that any student feels कि मुझे तो ये subjects आते हैं, I can prepare. Problem वहाँ होती है जब आप ये सोचते हो कि मेरे को ये subject आते हैं। Problem is कि आपको वो subject आना काफ़ी नहीं होता। वो बात होती है कि आपको उस subject के बारे में जो knowledge है वो पेपर ओरिएंटेड कितनी है, वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो इवन दो यू माइट बी नोइंग इकोनॉमिक्स, इवन दो यू माइट बी नोइंग द अदर टॉपिक्स, बट द पॉइंट इज आर यू प्रिपेयरिंग एज पर द नबार्ड पैटर्न और नॉट। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड व्हेन यू टॉक अबाउट इट। तो आपको सिर्फ ये करना होगा जब आप EPFO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो EPFO स्पेसिफिक होकर जरूर पढ़ना, और जब नबार्ड पढ़ोगे तो नबार्ड स्पेसिफिक होकर पढ़ना। पेपर ओरिएंटेड स्टडी ही अल्टीमेट गोल होता है जब आप किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। Moving on. Okay, so let's begin with the topic. That is essay writing. आज का मेरा topic is going to be related to microfinance. Microfinance के जब हम बात करते हैं, India is having one of the largest microfinancing areas. Self help groups में हम लोग we have got more than 102 million involved in it. We are growing further and further in this. But what are the troubles which microfinance is facing?
रितेश, अगर इस चीज के बारे में सोच रहे हो तो देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच आर सिमिलर, देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ क्यूआरई, अगर हम बात करते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, वो सारा आपने वहां भी पढ़ा है, वो सारा आपने यहाँ भी पढ़ा है। इको का भी आपने मेजर पोर्शन वहां भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा है। अलॉन्ग विद दैट अब आपके पास अगला क्या आ जाता है, इंग्लिश के बाद में डिसीजन मेकिंग का टॉपिक आ जाता है, वो आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा अगर मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो। और आपको एआरडी के अंदर कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, बिकॉज अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो काफी हद तक आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है तो कुछ चीजें आपकी ईआरडी की उसमें कवर होती हैं, बट बाकी चीजों के लिए, एग्रोनॉमी के लिए और जो बाकी एग्रीकल्चर बेस्ड स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर का डेफिनेटली कोर्स को रिव्यू करना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़े हुए हो, इसी में आपने कुछ किया हुआ है तो ईजी है, अदरवाइज स्पेसिफिकली आपको एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा एआरडी के लिए, बिकॉज क्वालिफाइंग सिर्फ 3 चीजें हैं, आपका इकोनॉमिक्स, नंबर 2 एआरडी और नंबर 3 आपकी जीए। जो जीए भी अगर आप पढ़ रहे होगे तो ऐसे पढ़ना नबार्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अगेन हर एग्जाम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जीए को पिकअप करता है। सो यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि एज एफ ईपीएफओ और नबार्ड के अंदर कहाँ कहाँ पर सिमिलरिटीज है, कहाँ कहाँ पर आप इकट्ठे बैठकर पढ़ सकते हो और कहाँ कहाँ पर आपको अलग अलग करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए चलेगा। कीपिंग इन माइंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल एग्जामिनेशंस की एक साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते, और वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स ओनली वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इवन दो इफ यू वांट टू, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। Ritesh, then if you're preparing for civils specifically, then probably my suggestion would be you need to go through the ARD portion. That is something which you definitely require in terms of the agronomy and all those agriculture based terminologies. That is something which normal student will not be knowing about it, even though if they're going for civils or any other examination, because agriculture specific knowledge is required when you talk about Nabard. Rest everything is something which you would have covered up to a great extent in your preparation. Okay, now moving on. Role of microfinance in India. How does the term microfinance affects our country? हमारे कंट्री के अंदर माइक्रो फाइनेंस ने पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन की है। माइक्रो फाइनेंस हमारा कंट्री जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर कहीं हम बात करते हैं तो उसके अंदर वही मैंने आपको बताया, अभी 102 मिलियन के आसपास का हम लोगों ने अपना ग्रोथ दिखाया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंसिंग जो एरिया है वो इंडिया के अंदर है कहीं ना कहीं। अब जब हम माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं, माइक्रो फाइनेंस होता क्या, एक होता है मैक्रो, हमने पढ़ा ना इकोनॉमिक्स में मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो एक इंडिविजुअल लेवल की बात आ जाती है, छोटे लेवल की, तो यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं छोटे छोटे लोन्स जिन्हें हम डिफाइन कर देते हैं माइक्रो के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे लोन्स। अब ये छोटे लोन्स क्या चाहिए होते हैं, इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बट द पॉइंट इज इंडिया के अंदर हमारे पास बहुत से लोग ना पॉवर्टी स्ट्रिकन है, मतलब दे आर जस्ट स्टक इन पॉवर्टी। अगर वो लोन लेने जाते हैं उनको बोल दिया जाता है सर कोलेट्रल, क्या दोगे उसके साथ में? कोलेट्रल इज बेसिकली एन एडिशनल चीज जो आपको गिरवी रखनी पड़ती है कि अगर मैं ये नहीं दे पाया तो आप इस चीज से पैसे रिकवर कर लेना। तो ये जो कोलेट्रल का सिनेरियो है वो आपको अलग से तंग करता है। सो वो कहते हैं कि अब माइक्रो फाइनेंस का जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं हमारे कंट्री के लिए। सो यू कैन टेक अप रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। ये हमारे कंट्री के अंदर क्या करते हैं, अगर आप इसका टॉपिक उठाते तो आप क्या कर सकते हो, पहले इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन टॉक अबाउट समथिंग विच इज रिसेंटली हैपेंड। माइक्रो फाइनेंस के अंदर ना अभी रिसेंटली आरबीआई ने कुछ चेंजेस करने को कहे हैं। वो अब इसके ना रेगुलेटेड एंटिटीज की बात कर रहे हैं कि वो ना माइक्रो फाइनेंस जितने भी इन्वॉल्व है ना इनके अंदर, वो कहते हैं कि इन सब के लिए एक स्पेसिफिक हम वो पर्टिकुलर ये लेकर आएंगे, मतलब उनकी तरफ से एक फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहे हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से इनको चलाएंगे। तो वो यूनिफाइड वे से सारे लेंडर्स को रेगुलेट करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच आरबीआई हैज रिसेंटली गिवन, दैट इज द बेसिक रीजन आई हैव टेकन दिस टॉपिक, क्योंकि कुछ करंट अफेयर से लिंक्ड आपकी चीजें आपको पढ़ते रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हो रहा है, आप यू कैन टेक अप दैट टॉपिक दैट रिसेंटली माइक्रो फाइनेंस सिंस इट्स गेनिंग अ गुड अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द मार्केट, बट स्टिल इसकी जो पार है हम उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आरबीआई ने भी डिसाइड किया कि वो इसके रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट कराएगा, यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगा। सो कुछ चीजें आप इंट्रोडक्शन में वहां पर डाल सकते हो और यू कैन टॉक अबाउट व्हाट इज माइक्रो फाइनेंसिंग इन द बिगनिंग, कि माइक्रो फाइनेंसिंग है क्या, आपका इंट्रोडक्शन वहां से बन जाएगा। देन जब आप रोल की बात कर रहे हो तो वहां पर उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, इंट्रो के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसकी बॉडी। जब आप बॉडी की बात कर रहे हो यू टॉक अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली डू, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंसिंग। आपका यस करेक्ट, एनबीएफसीज एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, एंड
NPOs are also there, which are collaborating with them and making sure that the microfinancing is going at a larger level. And this is where the trouble comes. We're going to talk about it in detail now. ठीक है, बॉडी के अंदर आपके पास कहाँ आ जाता है, बॉडी के अंदर यू कैन टॉक अबाउट माइक्रो फाइनेंसिंग का पोटेंशियल क्या है, माइक्रो फाइनेंसिंग हमारे कंट्री के अंदर कहाँ और किस तरीके से हेल्पफुल रही है या हो सकती है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप बॉडी में कवर कर सकते हो. जब तक कंक्लूजन पर आओगे उसको बोलना रोल तो बढ़िया है, लेकिन पता है इसमें ना कुछ चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस को कवर करने के बाद साथ में बताओ, पता है सरकार भी कुछ कर रही है. द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग फॉर द पीपल आउट देयर. सो देन दिस इज वेयर यू कैन this is what I always suggest my students, that is whenever you are about to write an essay, just make the skeleton, then put the skin on it, because ultimately how strengthened up or structured your thought processes is going to determine what you're going to write. ठीक है, दिस इज वेयर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट. दिस इज द ब्रेन मैप, कैसे आपको उसमें लिखना है. सो दिस इज द वे. अब मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर आप इसके अंदर क्या क्या डेटा डाल सकते हो वो बता देती हूँ. आपका यहाँ पर आ जाता है जैसे सर्विसिंग कौन सी होती है जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं. वो आ गया आपका माइक्रो लोन्स का, माइक्रो सेविंग्स का और साथ साथ माइक्रो इंश्योरेंस का. ये आपको मेजर लेवल पर आपको लोन्स नहीं देते हैं, ये आपको छोटे लेवल के लोन्स देते हैं. नॉर्मली जो हम इनको डिफाइन करते हैं तो ये 1,25,000 के आसपास का आपको जो माइक्रो फाइनेंसिंग है वो उसके अंदर आ जाता है. और अर्बन एरियाज की अगर आप बात करते हैं सेमी अर्बन के अंदर, तो वहां पर वो अप टू 2 लाख की बात कर सकते हैं. तो ये जो लोन्स हैं जो लोग लेते हैं फॉर देयर बेसिक नेसेसिटीज, फॉर देयर वर्किंग, दिस इज अदर देन द फार्मिंग एंड द जो कॉर्पोरेट एरिया है उसको अलग रखते हुए, तो वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर. तो ये लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जो पुअर लोग हैं दे आर स्टक. व्हाई? बिकॉज अगर उनको पैसा चाहिए तो उनको कहीं ना कहीं से पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ गिवी रखना पड़ेगा. बट उनके पास अगर इतना पैसा होता तो वो कोई चीज बेच कर ही चीज ना खरीद लेते, उनको कोलेट्रल रखना पड़ता. अगर वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाने की कोशिश करते थे तो उनको हमेशा कोलेट्रल देना पड़ता था और उनके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है. सो व्हाट दे डू इज दैट दे स्टार्टेड सीकिंग हेल्प ऑफ दीज. वैसे तो जब हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं, इट इज नॉट समथिंग विच इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, इट इज समथिंग दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ बांग्लादेश में इसका कहीं ना कहीं शुरुआत हुई. इंडिया ने उसके बाद इसको एक्सेप्ट किया इन टर्म्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. यस, एमएसएमईज आर आल्सो देयर, दे आल्सो नीड माइक्रो फाइनेंसिंग देयर. ठीक है, तो वो भी आ जाएगा. माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस जो प्रोवाइड करवाता है छोटे छोटे लोन्स टू एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. किसको? पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड्स को, ताकि वो लोग एक सर्टन वे से अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकालकर अपने लिए कहीं ना कहीं इनकम जनरेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सके. बट वाई आर वी टॉकिंग? इनके रोल की अगर बात की जाए तो माइक्रो फाइनेंस के जब तक आप उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात नहीं करोगे तब तक आपके आंसर को वो स्केलेटन, वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से मिलेगी? उसका रोल है तो उसके ऑब्जेक्टिव भी समझने होंगे. उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाते हैं? एसेट क्रिएशन. सी द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रॉन्ग वेज. किसी ने अगर रिच डैड एंड पुअर डैड इज अ वेरी गुड नॉवल विच टॉक्स अबाउट एसेट क्रिएशन. इट टॉक्स अबाउट द बेसिक्स. द पॉइंट इज those people who are stuck in the poverty circle, vicious circle of poverty में वो अड़े हुए हैं, debt traps में अड़े हुए हैं, उनको अगर बाहर निकलना है, उनको अपने लिए business के sources generate करने हैं. So they need assets which would generate income from them in the further level. So microfinance एक काम करता है, वो asset creation करता है. और financial inclusion, पुअर लोग जो रूरल एरियाज में है उनकी ग्रोथ इज अनदर लेवल चैलेंज. व्हाई इट इज अ चैलेंज? बिकॉज वहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और माइक्रो फाइनेंस क्योंकि छोटे लेवल की फाइनेंसिंग है, वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो सकती है. देन इंक्रीज इन ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्टिविटी. अगर इंसान के पास पैसा होगा और उसको सही रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अपने आप ही अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकालने पर काम कर पाएगा. सो दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा यस 25 to 50,000. एक्चुअली ये अलग अलग है. शिशु, देन किशोर, देन तरुण, ये अलग अलग तरह का मुद्रा योजना के अंदर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. करेक्ट. प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के, उन्होंने इसका सेटअप किया था एंड दैट हैज बीन गोइंग गुड. इंडिया ने भी बाद में इसको एक्सेप्ट किया था बट इट हैज जस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ बांग्लादेश. यू कैन स्टार्ट अबाउट दीज थिंग्स कि पता है दिस इज एन आइडिया व्हिच हैज बीन जनरेटेड इन बांग्लादेश एंड देन इट वाज लेटर ऑन टेकन बाय इंडिया.
तो कुछ चीजों में आप ना कनेक्टिविटी बनाकर चल सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है, देखिए माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, मैंने पुअर की बात की तो पॉवर्टी एलिवेशन इज गोइंग टू बी एन एरिया जिसको वो पिक करेंगे ही करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का तरीका है माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। एंड माइक्रो फाइनेंसिंग अगर आपकी पुअर और कॉटेज इंडस्ट्रीज तक पहुंचने की बात कर देता है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्री देयर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज इंडस्ट्रीज व्हिच वी वांट टू डेवलप इन द रूरल एरियाज, व्हाट हैपेंस इज रूरल एरियाज के अंदर वी हैव विमेन who are basically involved in making money, but the problem is उनके पास पीछे अपने आप को इनिशियल सपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं होता। तो माइक्रो फाइनेंस वुमेन एम्पावरमेंट में भी इन्वॉल्व है, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। अब इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में आप क्या बना सकते हो, इसी में से आपके निकलेंगे आगे रोल जो वो प्ले कर रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। तो उसके जो बेनिफिट्स हो रहे हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के, वो यहीं से निकल आएंगे। किस एक्सटेंट तक अप्लाई हो रहे हैं वहां पर आ जाएगा। करेक्ट अनुराग, विमेन एम्पावरमेंट। Women empowerment plus it is also helpful in the education of their children as well, because अगर आप ट्रेन हो गए, आपके पास पैसा होगा तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रेन कर पाओगे। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं इसकी जो माइक्रो फाइनेंसिंग का है, उसके अंदर अलग अलग मॉडल्स हैं। जो इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से चला है वो है ग्रामीण मॉडल। दिस इज वेयर द RRBs वर फॉर्म्ड। ठीक है, RRBs रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो इसी के ऊपर कहीं ना कहीं बने हैं। एक होता है आपका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, 3-4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 4 से 10 जितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एंड देन दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। Yes, Ritesh, we can definitely talk about these things, but make sure आप ना सीक्वेंस में चलते हुए चल रहे हैं, बिकॉज हम सबके पास आइडियाज होते हैं, हमको पता होता है हम कंटेंट क्या क्या डाल सकते हैं, बस पोजिशनिंग सही रखेगा कि कहाँ पर वो कंटेंट डालना रेलिवेंट बन जाता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स, जो हम मुद्रा की बात कर रहे हैं या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बाद हम इनके अलग अलग कोर्सेज की बात करेंगे, अगर जो पब्लिक फाइनेंसिंग की बात करते हैं यहाँ पर माइक्रो फाइनेंसिंग में, तो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से पैसा आया जा रहा है, अगर उनके ऊपर आएंगे तो वो स्कीम्स का पोर्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग में पहले तो बताओ माइक्रो फाइनेंसिंग है क्या, उसको एक्सप्लेन करते हुए नीचे आप बताओ कि पता है सरकार की कुछ स्कीम्स है माइक्रो फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, then put all these things, then it will make a relevance. In an essay the most important thing is the structure, because everybody is knowing। अब अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हो तो आप ऐसे ही प्रिपेयर नहीं करने चल जाते हो, आप पीछे नॉलेज गेन करते हो। अब वो जो आपने नॉलेज गेन की है आप उसको डिस्क्राइब कैसे करते हो, दैट इज द चैलेंज इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो ये आया, मतलब एक आता है आपका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, एक आता है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो नबार्ड लिंक कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, यहां पर ये वाला पॉइंट होता है, दीज आर नाउ लिंक्ड विद नबार्ड एज वेल। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ये पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा अच्छे से माइक्रो फाइनेंसिंग में मदद कर पाए हैं। नेक्स्ट इज द रूरल कोऑपरेटिव्स। रूरल कोऑपरेटिव्स कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल मॉडल नहीं रहा है, बट स्टिल यू कैन टॉक अबाउट दिस मॉडल इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के अलग अलग बिजनेस मॉडल रहे हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा जो चलने वाले मॉडल्स हैं दैट इज ग्रामीण मॉडल बैंक, जो आपके रूरल एरियाज की जो बैंकिंग फैसिलिटीज आप उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, उसका पॉइंट आ जाएगा। तो ग्रामीण मॉडल बैंक के ही बेसिस पर बना हमारे RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। वी आर डीलिंग विद माइक्रो फाइनेंसिंग बिकॉज रिसेंटली RBI ने ये चीज़ की थी कि उन्होंने कहा था कि इसके अंदर ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग है ना, इसके सारे लेंडर्स को ना एक साथ संभालते हुए चले, तो वो एक पॉइंट आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। अब हमने ये जाना कि उसके मॉडल्स क्या हैं, तो हम एक और चीज़ भी समझ लेते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है। माइक्रो फाइनेंसिंग का बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट सबसे पहला यही होता है कि इट प्रोवाइड्स द ईज टू बोरो मनी। आप पैसा बोरो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, विदाउट द कोलेट्रल। ओके, नाउ that means easy finance without the collateral is available through microfinancing। इसी कारण माइक्रोफाइनेंसिंग डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों जगहों पर इनका जो डेवलपिंग कंट्रीज में तो स्पेशली अगर हम माइक्रो फाइनेंसिंग का इंटरनेशनल लेवल पर रिव्यू करें तो कह रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिपोर्ट थी उसके अंदर डिफाइन था कि 30 डेवलपिंग कंट्रीज को कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंसिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, बिकॉज दे आर एबल टू अपलिफ्ट द पुअर ऑफ देयर एरिया। एंड एट द सेम टाइम अब जब
जब ये आपको कोलेट्रल के बिना आपको लोन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां पर पुअर के पास अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर वर्क करने के लिए पैसा आ जाता है, अपने पास इनकम जनरेशन के लिए पैसा आ जाता है। देन अनदर पॉइंट दैट कम्स इज विमेन एम्पावरमेंट। जो कॉटेज इंडस्ट्री में विमेन इन्वॉल्व हैं या फिर विडोज हैं या फिर ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं बट दे नीड मनी क्योंकि स्किल है, तो वो यहां पर माइक्रो फाइनेंसिंग का बेनिफिट उठाकर हमारे कंट्री के अंदर अपने लिए एक स्पेसिफिक तरीका उठा पा रहे हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर एजुकेशन। When you have the money, you can definitely look forward to the better education of your further generation। जो आपकी future generations हैं उनके लिए आप कहीं ना कहीं आप पैसा इकट्ठा कर चुके होते हो। ये वाला पॉइंट आप डाल सकते हो रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। देन अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ ही आ गया कि इसका ओवरऑल 30 डेवलपिंग नेशंस के ऊपर इसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रहा है। सो दिस इज वेयर यू कैन स्टार्ट विद सबसे पहला पोर्शन इंट्रो। सेकेंड पोर्शन में आ गया आपका द डिटेल्स रिगार्डिंग माइक्रो फाइनेंसिंग। अगर आप मॉडल्स के बारे में जानते हैं वेल एंड गुड, अगर आप मॉडल्स के बारे में नहीं जानते देन इसकी ओरिजिन किसने किया और हमारे कंट्री के अंदर इसका किस एक्सटेंट तक एक एप्लीकेबिलिटी चल रही है वो आप उसमें साथ में जोड़कर रख सकते हैं। That's correct, because जितने भी in every benefit of the microfinancing, micro means small, that means all those people who are unprivileged or underprivileged, उनको टारगेट में रखते हुए ही माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की गई थी। फॉर समवन जिसके पास करोड़ों की चीजें हैं या उसे और चाहिए होंगे, ही विल नॉट थिंक अबाउट 1 लाख और 1,25,000 और 2 लाख व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन एरियाज। लेकिन एक जो पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास अपने लिए पैसे नहीं होते वो ही इनकी तरफ जाएगा बिकॉज वो कोलेट्रल नहीं रख सकता। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉर्मली कम होता है, बट द पॉइंट इज सिंस पीपल आर हैविंग लैक ऑफ नॉलेज उस कारण इनके ऊपर ज्यादा लोग नहीं जा पाते। सो एक माइक्रो फाइनेंसिंग के फेल होने का रीजन ये है। और जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर केस भी बोला जाता है 2010 के अंदर असम वाली साइड पर ना ये माइक्रो फाइनेंस है जो बहुत मेजर फेल हुआ था। वो वहां पर फेल इसलिए हुआ था बिकॉज ना पीपल जस्ट फॉर एग्जाम्पल देयर समवन जिसे ये लगता है कि उसको अपने को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए लोन चाहिए, उसने लोन तो ले लिया लेकिन उसने अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल ना करके उस पैसे को बस खर्च कर दिया। अब वो जब वो पैसा खर्च कर दिया वो धीरे धीरे उसको चुकाने के लिए कहीं और से लोन लेगा, उसको चुकाने के लिए कहीं और से लोन लेगा और वो फंस जाएगा डेट ट्रैप के अंदर। सो इसीलिए कहीं ना कहीं उसके बाद काफी सारी स्पेसिफिक कमिटी, द कमिटी वाज प्रिपेयर्ड और उसने क्या किया था, उसने इसको और बेटर बनवाने के लिए वर्क किया था। सो माइक्रो फाइनेंस इज नॉट समथिंग जो बस कल या परसों में डेवलप हुआ है, इसकी डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुई है और इसमें आने वाली प्रॉब्लम को भी सरकार देखती हुई चल रही है। सो दिस इज वेयर यू कैन टॉक अबाउट बेनिफिट्स के ऊपर और उसके साथ में आप बता सकते हो कि इसमें ऐसा नहीं है कि अगर इसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें लूप होल्स नहीं है। आज भी इसमें लूप होल्स हैं और सरकार उनके लूप होल्स पर काम कर भी रही है। So then in the next portion you can come towards the challenges। उसके फायदे हैं लेकिन उन फायदों को हम क्यों नहीं रीप कर पा रहे वो आपके आ जाते हैं in terms of the challenges। For example over indebtedness of the borrowers। अभी recently जो regulated जो उन्होंने enterprises वाला ऑप्शन उन्होंने चूज किया कि जहां पर सबका यूनिफॉर्म रेगुलेशन रहेगी, उसके अंदर उन्होंने स्पेशली कहा है कि जो आपके बोरोवर्स होते हैं ना उनकी जितनी इनकम होती है ना उसके 50% से ऊपर का उनके पास लोन नहीं होना चाहिए ताकि वो चुका सकें। तो इतना जो उनको ध्यान रखते हुए चलना है जो भी माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं। दैट मींस ओवर इंडेटनेस हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर पर्सन वैसे ही पुअर है तो वो ना तो विशियस सर्कल से बाहर आ पाएगा और बैड डेट्स तो उसके लिए बहुत नॉर्मल चीज हो जाएगी। टर्निंग इंसॉल्वेंट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रोन टू दीज थिंग्स। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है माइक्रो फाइनेंसिंग में, वो होती है ओवर इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर्स और इसी कारण बहुत बार उनकी तरफ से फेलियर टू मेक द पेमेंट्स की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। साथ ही साथ जब हम इसकी बात करते हैं रिस्क इन्वॉल्व्ड, व्हेन वी टॉक अबाउट दीज माइक्रो फाइनेंसिंग वी आर गिविंग लोन्स टू पीपल जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रोन बाउंड्री पर ही रहते हैं, तो उनके साथ में जो आपके फेलियर्स हो सकते हैं उनके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। प्लस आपकी डॉक्यूमेंटेशन और वो सब पहले काफी वीक रहता था, अब तो कोशिश की जा रही है बट फिर भी उसमें रिस्क इन्वॉल्व जरूर रहता है।
Then next is fragmented data. The data cannot be collected in the best possible way for one particular reason, that you are hitting those people who are in the rural areas looking for money. So वो सब क्या होता है, जो आपका डेटा है वो काफी हद तक रिलायबल नहीं बन पाता जब आप माइक्रो फाइनेंसिंग को एक अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. द डेटा इज बेसिकली फ्रैगमेंटेड. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. कोविड-19 का इम्पैक्ट माइक्रो फाइनेंसिंग पर जो है वो अभी तक कितने अच्छे से स्टडी कर पाएंगे वो किसी को भी नहीं पता, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हो रहा है, द माइक्रो फाइनेंसिंग कैन बी प्रोवाइडेड, बट द पॉइंट इज ड्यू टू कोविड कहीं कहीं पर नीड्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ओवर इंडेटनेस की सिचुएशंस भी आई हैं. देयर आर पीपल हु आर अनएबल टू मेक देयर पेमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अर्न, एंड फंस गए हैं तो वो फर्दर डेट्स भी लेना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है. सो देन देयर इज अनदर पॉइंट, जब इकोनॉमी के हर कोने में कोविड-19 का इम्पैक्ट रहा है तो माइक्रो फाइनेंसिंग कैसे बच सकता था. देन बेसिकली एक और प्रॉब्लम होती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, दे आर टर्निंग इनटू बिजनेस हाउसेस. व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इज कि अगर वो लोन तभी प्रोवाइड करवा रहे हैं जब ना उनको कोई अपने इंटरेस्ट दिख रहे होते हैं, या फिर वो ये देख रहे होते हैं कि इससे कुछ बिजनेस का कुछ फायदा होगा तभी हम देखेंगे. मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट, रूरल अपलिफ्टमेंट या फिर लोगों की मदद करना, वो जो माइक्रो फाइनेंस का बेस कोर था ना, वो उसको कहीं ना कहीं रिव्यू करके वो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सोशल अपलिफ्टमेंट उन सब चीजें वर्क ना करने के बजाय सिर्फ वो एक माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करवाने वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश करती है, जो इंटरेस्ट से कमाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट समवन हु कैन रिसीव डिपॉजिट्स. तो वो कहां से कमाएंगे, वो लोन्स के इंटरेस्ट से ही कमाएंगे. अब वो सिर्फ लोन से कमाने वाली इंटरेस्ट की तरफ फोकस करने लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो माइक्रो फाइनेंसिंग का पूरा जो कोर है वो कहीं ना कहीं मेजर हैम्पर फेस करता है. So you can talk about the self-help groups which are turning into business houses. They're not looking forward towards the social welfare, which you're talking about it, G technical. All the benefits are welfare, basically for the welfare of the poor and the needy. But the point is, just because अब ये उनको एक source of income दिखने लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं इसमें involved हो जाते हैं. और साथ ही साथ loans for non-income generating purposes. Someone जिसके पास बहुत समय के लिए पैसा नहीं था, जब उसके पास पैसा आया तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या जाएगी कि चलो खर्चते हैं. अगर वो चीज होने लग गई तो क्या होगा, उसने अपने लिए माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू अपने लिए एक लोन जनरेट किया, बट अल्टीमेटली वो क्या है, वो नॉन इनकम जनरेटिंग पर्पसेस में इस्तेमाल होगा. तो जब वो नॉन इनकम जनरेटिंग पर्पसेस में इस्तेमाल हो ही गया है, नाउ दिस कैन नॉट रीपे द लोन. You will have to generate some other source of income, which would be basically most probably a loan in order to pay this loan. So ये एक major problem हो जाती है in terms of the portion, जो इसके challenges हैं. Then आपके पास challenges के बाद आप बात कर सकते हो इसकी conclusion की. जैसे हमने भी बात की, अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका आया introduction, रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग की बात की जा रही है. पहले आप माइक्रो फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, लेटेस्ट अभी वो क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है उसको उठाकर चलिए. बॉडी तक आते आते यू टॉक अबाउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके बेनिफिट्स, लेकिन अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके साथ के चैलेंजेस भी हैं. तो यू कैन पुट फॉरवर्ड द चैलेंजेस देयर एंड देन बाय द टाइम यू आर कंक्लूडिंग तो आप बताइए सरकार माइक्रो फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग क्या कर रही है और हमारे कंट्री के अंदर किस लेवल तक इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं. सो रितेश, व्हेन यू टॉक अबाउट द मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री, जब हम बात करते हैं जिसे हम PMMY बोल देते हैं, इसके अलावा देयर इज समवन एल्स रितेश की तरफ से आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन फॉर बूस्टिंग कोऑपरेटिव्स इन इंडिया. और इसके अलावा जो कॉटन इंडस्ट्री की जो बूस्टिंग के लिए वर्क किया जा रहा है वो साथ में आ गया, प्लस कितने सारे और माइक्रो फाइनेंसिंग के तरीके. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट NPO के अंदर हम जो कितने सारे NGOs हैं जो इसी तरफ वर्क कर रहे हैं. तो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली डन व्हिच यू कैन पुट इन द पोर्शन ऑफ योर कंक्लूजन. See, then by the time you are concluding it, the way forward, or you can say to conclude or whatever, the reality of this particular microfinancing schemes is, आपको वहाँ पर कुछ transitive words का इस्तेमाल करते हुए इसको खत्म करना है. तो जब आप खत्म कर रहे हैं सो ये रहा आपका वो पॉइंट कि जहां पर एक सिंगल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रेगुलेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज उतारने की बात कर रही है RBI. अब RBI चाहती है कि अब ये ना जितने भी लेंडर्स हैं जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, दे शुड बी रेगुलेटेड बाय वन पर्टिकुलर मेथड रादर देन हैविंग ये अनकंट्रोल्ड मेथड, बिकॉज अनकंट्रोल्ड होने के कारण इनका जो डेटा है उसको टैप करना मुश्किल होता है कि क्या चल रहा है.
तो अब आप इस बारे में बात कर सकते हो कि देखिए अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं कहाँ कहाँ पर उनको देखने की जरूरत है। पहला उनको जरूरत है सोशल इंपैक्ट स्कोर कार्ड स्टडी करने की, कि वो जो माइक्रो फाइनेंसिंग के पर्पसेस से जो एंटरप्राइज काम कर रही है उसका जो क्या सोसाइटी को कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर जो मेरे पास आया था, ऑल द बेनिफिट्स आर फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड नीडी, आर दे रियली हेल्पफुल और नॉट, are they really looking forward to it or not, is basically the first point to understand कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो माइक्रो फाइनेंसिंग में there is a requirement to understand its social impact, whether it is turning helpful or not is the first and the foremost thing that particular microfinancing organization has to reflect back. उसको ये देखना है कि क्या वो कुछ काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। एट द सेम टाइम जो आपके नॉन इनकम जनरेटेड पर्पसेस के लिए जो लोग पैसा इस्तेमाल कर देते हैं, यू नीड टू टैप द फंड्स एवरी नाउ एंड देन। अब जैसे डिजिटल इंक्लूजन के कारण हमारे आधार कार्ड के साथ में, पैन कार्ड के साथ में सब चीजें लिंक होकर चलती हैं, इनकी जो लिंकिंग है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाती है, बिकॉज उसके बेस पर ये जो हमारे लोन्स जो जिनमें फेलियर होते हैं वो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो उन्होंने यही बताया था कि अ न्यू रेगुलेटरी regime for microfinance with uniform set of guidelines for all the lenders, this is what you can put about, and at the same time you're talking about these things, तो आप वहां पर डिजिटल इंक्लूजन का पॉइंट भी डाल सकते हो कि डिजिटल इंक्लूजन के चलते वो वाला जो पूरा सिनेरियो जहां पर आपके पास माइक्रो फाइनेंसिंग में पैसे की रिकवरी के जो फेलियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आप रिड्यूस कर सकते हो। So that's how you can start with your answer with the microfinancing basic things that are happening in the world right now, or when we talk about it especially in our country, and then you talk about कहाँ से किसने शुरुआत की थी माइक्रो फाइनेंसिंग की, अबाउट प्रोफेसर यूसुफ एंड देन प्रोफेसर यूनुस, एंड देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं आपका जो बेस आया उसमें अपने चैलेंजेस को डाला, बेनिफिट्स को डाला, उसके बाद आप अंत आते आते यू टॉक अबाउट द स्कीम्स सो दैट योर आंसर बिकम्स समथिंग व्हिच इज अगेन इन द फ्लूइड फॉर्म। पढ़ने में समझ में आए कि आप किस सीक्वेंस में उन चीजों को लिख रहे हैं। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड देन पुट इट इन अ पर्टिकुलर वे। So if you like this particular class, we have our specific sessions going on for ARD, for ESI, as well as when we look forward to it, QRE भी चल रहे हैं। So अगर आप पढ़ रहे हैं तो नबार्ड ग्रेड ए के लिए समय कम है, अगस्त एंड या फिर सितंबर बिगनिंग तक आपके पेपर की डेट कहीं ना कहीं बोली जाती है। तो मेक श्योर अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब आपकी इंटेंसिटी जो है इट शुड बेसिकली बिकम डबल ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग राइट नाउ, रादर मोर देन दैट, बिकॉज इट इज 26th of July राइट नाउ, द डेज आर टेकिंग अवे, एंड अभी अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से अपना अगला एक महीना आप सॉर्ट करके चल लें तो आपको पता होगा कि आपको तब सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। स्ट्रैटेजी अब बन जानी चाहिए, स्ट्रैटेजी अब बनेगी रिवीजन की, या फिर अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू कर रहे हो तो प्रिपरेशन के वाइज आपको सोच के चलना है कि अच्छा रियलिटी चेक मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ या अभी कहाँ स्टैंड करती हूँ और मैं एक महीने में कितना कवर कर सकती हूँ। दैट विल डिटर्मिन वेदर आई शुड गो फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। And if I'm pursuing for the examination, then why to go half-heartedly? Let's put the entire spirit into this working and make sure that I'm putting the best foot forward when it comes to the examination. So, थोड़ी सी strategy पर work कीजिए। We'll be coming up with more strategies ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया हो सके कि आप किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को एक सॉर्टेड और यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ सकते हैं। सो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड एट द सेम टाइम शाहिद सर विल बी टेकिंग योर ARD क्लासेस ऑनलाइन, प्लस आपको बारका मैम ESI का कवर करवा देंगे, और बाकी सब जो GA का पोर्शन है दैट इज टेकन अप बाय रोहित सर। इसकी पूरी डिटेल्स हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टीचर का किस समय क्लास होती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं we are able to contribute something. So all the very best guys. I'll be meeting you in the next class soon. Thank you.